हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल टीचर्स। और हम कर रहे थे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो आपकी बुक है उसमें से फर्स्ट चैप्टर जो था चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा। इसके 10 क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए हैं पार्ट 1 में। आप चाहें तो अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 में क्लिक करके आप देख सकते हैं लिंक पे। उसके अलावा आज हम लेके आए हैं पार्ट 2। इसमें फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, अगेन क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट्स। सो एमसीक्यू क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे और क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझ रहे होंगे, और पूरा का पूरा चैप्टर जो है हम इन 20 क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि पार्ट 2 है ये। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम। अब जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनको पता ही होगा कि नैम क्या है। तो निम्नलिखित बयानों में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य को प्रतिबिंब नहीं करता है? ओके, नेक्स्ट, इनेबलिंग न्यू decolonized countries to pursue independent policies, not to joining any military alliances, following a policy of neutrality on global issues, focus on elimination of global economic inequalities। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को प्रतिबिंब नहीं करता है? नए डीकोलिकृत देशों को, दैट इज डीकोलोनाइज्ड को डीकाकृत किया है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन की गलती है। देशों को स्वतंत्र नीतियों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होने के लिए वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति का पालन करना, या वैश्विक आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने पर ध्यान दें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये नैम है क्या। नैम का फुल फॉर्म होता है बच्चों नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट, अब आपने देखा था कोल्ड वॉर एरा में दो सुपर पावर्स की बात चलती है और उनके बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा है, जिसमें वो डिप्लोमेटिक वॉर, इकोनॉमिक तरीके से एक दूसरे को पीछे करने में लगे हैं। अलग अलग जगह से छोटे छोटे देशों को अलाइन करके अपने आप को सुपर पावर बनाने में लगे हुए हैं। सो जहां पे एक तरफ देश दुनिया के दो कोने में ये चल रहा है कि सब अलाइन करने में, पावर को अलायंस करने में लगे हुए हैं, वहीं पे फिर एक नया चीज निकल के आता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको नैम भी कहा जाता है। इट ऑफर द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका अ थर्ड ऑप्शन नॉट टू ज्वाइन एनी ऑफ द अलायंसेस। देखिए, कुछ देश ऐसे थे जो अभी अभी आजाद हुए हैं। एक तरह से कॉलोनाइजेशन था, यूरोपियन कंट्रीज मोस्टली जहां जहां अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, और ऐसे में हम देखें तो हमारा इंडिया भी उसमें शामिल है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो थर्ड कंट्रीज भी उनको हम कह देते हैं, इनके पास एक ऑप्शन था कि ये किसी के साथ ज्वाइन ना हो। क्यों ना हो, उसके पीछे एक रीजन है। आप एक तरफ से एक इंडिपेंडेंस आपको मिला है, बहुत वर्षों बाद आपको आजादी मिली है, और दूसरे देश के साथ अलायंस करके, स्पेशली सुपर पावर्स की हम बात करें तो वो आप नहीं चाहेंगे कि किसी और चीज के अंदर आप रहना पसंद करें, जब आपको अभी आजादी मिली है वर्षों के स्ट्रगल के बाद। तो यही चीज था इन देशों के साथ, इसलिए इन्होंने सोचा कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, इसलिए ये मूवमेंट चलाया गया नॉन अलाइन मूवमेंट। जहां एक तरफ दुनिया दो सुपर पावर्स के बीच बट रही थी, वहीं पे ये चीज निकल के आया। सो नैम वाज फाउंडेड बाय 3 लीडर्स। 3 लीडर्स इसको, ये चीज अलाइन मूवमेंट को चलाने में सबसे आगे थे। यूगोस्लेविया के जोसेफ ब्रोज टिटो। इंडिया के अगर इंडिया का हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, एंड इजिप्ट के लीडर थे गैमल अब्देल नासिर। इंडोनेशिया के भी इसमें एक लीडर थे सुकार्नो, एंड घाना के लीडर हमने देखा था लास्ट जो पिछला पार्ट हमने किया उसमें हमने देखा है क्वामे नकुमुरा, और इन लोगों ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया था इस नॉन अलाइन मूवमेंट को। द फर्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट समिट वाज हेल्ड इन 1961 एट बेलग्रेड। अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं। नॉन अलाइनमेंट नीदर मीन्स आइसोलेशनिज्म नॉर न्यूट्रलिटी, इट प्लेड अ रोल ऑफ मीडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंसेस। देखिए, अब नॉन अलाइनमेंट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, जैसे पेंडेमिक में हम कहते हैं ना आइसोलेशन जरूरी है, बट ऐसा नहीं था। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं था कि आप वेस्टर्न अलायंसेस के साथ या ईस्टर्न अलायंसेस कंट्रीज के साथ आप नहीं जुड़ रहे हैं, इसके मतलब आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। ये कंट्रीज कहती थी कि हम आइसोलेट नहीं हो रहे हैं दुनिया से,
बस हम किसी के साथ अलाइन नहीं कर रहे कि किसी और देश के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, जैसे कि सुपर पावर अमेरिका के साथ अलायंस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इन देशों से अलग हो जाएंगे, इनके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेंगे या इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू एलिमिनेट ऑल दोज कॉजेज विच वुड लीड टू वॉर, यानी अगर किसी तरह का ऐसा कोई कारण होता है किसी देश के बीच, यानी अलायंसेस फोर्सेस के बीच भी अगर वॉर क्रिएट होने की चांसेस बढ़ते हैं तो उन सब चांसेस को एलिमिनेट करना। टू प्रोटेक्ट द नेसेंट फ्रीडम ऑफ द न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका फ्रॉम कॉलोनियल डोमिनेशन। अभी देश आजाद हुए थे, ये नॉन अलाइन कंट्रीज जो थे, हम देखें ज्यादातर ये वो कंट्रीज थे जो कॉलोनियल पीरियड से आजाद हुए हैं। सो ये कह रहे थे कि उनको जो नेसेंट फ्रीडम मिली हुई है वो उस फ्रीडम को बचा रहे हैं, एक तरह से सेव कर रहे हैं, और कॉलोनियल डोमिनेशन को वापस आने नहीं दे रहे हैं। इसलिए वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का यहाँ पे एक तरह से लीड कर रहे थे कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट नहीं करेंगे, यानी हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, अलायंस नहीं फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज टू अपोज कॉलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अगर कहीं पे कॉलोनियलिज्म हो रहा है, इम्पेरियलिज्म हो रहा है या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको अपोज करना है। और लास्ट था टू एडवोकेट सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी जितने भी स्टेट्स हैं उनको सबको एक दर्जा प्रोवाइड करना कि इन सबका अपना सॉवरेन रूल होना चाहिए, यानी जितने भी देश हैं उनकी अपनी खुद की एक आजादी होनी चाहिए, वो अपने देश के लिए क्या बेहतर हो सकता है वो खुद चुन सकें, जो कि एक आप सुपर पावर के साथ अलायंस करके ऐसा नहीं था, काफी रूल्स कंडीशंस अप्लाई हो जाती थी कई बार। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। Which among the following statement does not reflect the objective of NAM? तो फर्स्ट ऑप्शन था आपका enabling newly decolonized countries to pursue independent policies, not to joining any military alliances, following a policy of neutrality on global issues, focus on elimination of global economic inequalities. जनरली अगर हम देखें तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा आपका फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ऐसा कुछ नहीं था कि ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है उस पर फोकस करना, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सीएटो? अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे यूएसएसआर, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। इसमें से कौन सा एक सीएटो का मेंबर नहीं था? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीएटो क्या है। सीएटो अमेरिका फाउंडेड द सीएटो ट्रीटी। व्हाट इज सीएटो ट्रीटी? ये हमने पहले भी पार्ट 1 में थोड़ा सा देखा था, वहां पे 2 ट्रीटीज थी, उसमें से एक सीएटो था। सीएटो का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज टू कंट्रोल कम्युनिज्म एंड इट इज स्प्रेड इन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। अब आपने देखा कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो वो जो दूसरी आइडियोलॉजी है विच इज कम्युनिज्म, जो कि यूएसएसआर फॉलो करता है, उसको अपोज करता है। तो जहां भी साउथ एशिया में, सेंट्रल ईस्ट एशिया में यूएसएसआर की ये कम्युनिज्म वाली पॉलिसी स्प्रेड हो रही थी आइडियोलॉजी, उसको वो रोकने की, कंट्रोल करने के लिए इसका फाउंडेशन हुआ था सीएटो का। अमेरिका वांटेड टू स्टॉप कम्युनिस्ट चाइना हैविंग ग्रेट पॉपुलेशन एंड एक्सटेंशन। अमेरिका चाहता था कि जो चाइना है, जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, उसको वो रोकना चाहता था, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं करंट सिनेरियो में भी ये चीज चल रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि चाइना के पास ग्रेट पॉपुलेशन भी है और उसका एक्सटेंशन भी हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उनको स्टॉप करने के लिए एक तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था। अमेरिका गॉट क्लोजर टू फिलीपींस एंड प्रोपगेटेड द स्कीम ऑफ प्रोटेक्शन फॉर साउथ ईस्ट एशिया इन द कैपिटल ऑफ फिलीपींस मनीला। तो आप देखेंगे तो अमेरिका ज्यादातर उन देशों के साथ अब जुड़ने लगा, अलायंस फॉर्म करने लगा, जहां पे उनको दिखा कि कम्युनिस्ट जो कंट्रीज हैं या कम्युनिज्म को फॉलो करने वाली कंट्रीज जो हैं, वहां पे उनका असर ज्यादा बन रहा है, तो उनको कैसे कम किया जाए। तो वो इस तरीके से कि उनके क्लोजर जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ अपने अलायंस बना ले। 8 कंट्रीज वर प्रेजेंट। अगर हम देखें तो उस समय सीएटो में 8 कंट्रीज थी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड न्यूजीलैंड, एंड ऑल्सो थाईलैंड इज ऑल्सो देयर। सो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें 8 कंट्रीज ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया था। सीएटो ट्रीटी वाज फाउंडेड ऑन 8 अक्टूबर 1954। अगेन इंपॉर्टेंट है, अगर डेट आ जाता है तो डेट के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच गेव टॉप प्रायोरिटी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव प्रोटेक्शन, यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज ये दी गई थी कि ये देश आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे जब भी जिस तरीके की जरूरत पड़ेगी। द मेंबर नेशंस इंक्रीज्ड देयर स्ट्रेंथ एट सीएटो's स्टैंड वाज ऑफ मिलिट्री फोर्स पॉलिसी।
अब बाद में ये जो मिलिट्री फोर्स पॉलिसी थी उसके कारण ये सीएटोस के मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो और बढ़ती गई। चलिए अब हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ सीएटो। सो आप देख रहे हैं कम्युनिज्म को अपोज करने वाला ये चीज है सीएटो, तो हम कह सकते हैं कि यूएसएसआर उसका राइट ऑप्शन होगा कि यूएसएसआर उससे बिलोंग नहीं करता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अप्रैल 1949 द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनिज्म दैट इज नाटो वॉज साइंड बाई, ये किसके द्वारा साइन किया गया था? 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा साइन किया गया था? सो देखिए यहाँ पे अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो बच्चों बहुत सिंपल, इस क्वेश्चन में मान लीजिए आपको नहीं भी आता आंसर तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट ये ऑप्शन डी जो है यूएस, यूएसएसआर एंड वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। अब नाटो ऑर्गेनाइजेशन है और हम कोल्ड वॉर एरा में देख रहे हैं कि यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे के अपोज में है, तो एक ट्रीटी थोड़ी ना साइन करेंगे, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। देन देयर इज टर्की, यूएस, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। ओके, टर्की के साथ भी इसका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं था, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ग्रीस, यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। अब बच गया ये दो ऑप्शंस, तो आप देखेंगे तो कनाडा और यूएस ज्यादा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, तो आप कनाडा एंड यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द आइलैंड कंट्री दैट रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सोवियत यूनियन। वो आइलैंड कंट्री जो सोवियत यूनियन से डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड जिसने रिसीव किया, वो आइलैंड कंट्री। सो द ऑप्शंस आर जापान, क्यूबा, श्रीलंका, नॉर्वे। नाउ ये क्वेश्चन, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेशन, हमने किया है पार्ट 1 में। सो क्यूबा इज द राइट आंसर। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या रीजन था। डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो क्यूबा कैसे एकदम पास का हो जाता है यूएस के पास, सो यूएसएसआर ने उसको अपना बेस बनाने के लिए क्यूबा को फाइनेंशियली उसको सपोर्ट किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961 वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल, सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्वेश्चन है कि 1961 में कौन सी घटना हुई थी, इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। बर्लिन की दीवार का निर्माण, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, या कंबोडिया में वियतनामी हस्तक्षेप, या जर्मनी का एकीकरण। तो देखिए 1961 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। यूरोप दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, और यूरोप ही नहीं इसी तरह जर्मनी भी, हम कहें तो जर्मनी भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। जर्मनी के लोगों के लिए भी एक बहुत ही स्ट्रेंज इवेंट था कि अचानक से एक वॉल जो थी वो बना दी गई थी रातों रात, और ये था बर्लिन वॉल। तो ये बर्लिन वॉल बना दी गई थी। अब ईस्टर्न साइड के जो जर्मनी के लोग थे वो वेस्टर्न साइड में नहीं जा सकते थे, वेस्टर्न साइड के लोग ईस्टर्न साइड में नहीं जा सकते थे। 30 साल बाद इस वॉल को हटाया गया है और अब ये रिसेंटली हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था 1961 में वो था द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following statements about the Cold War is wrong? अब कोल्ड वॉर, हम पूरे चैप्टर में ही कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आई होप अभी तक तो आपको बिल्कुल क्लियर ही हो गया होगा कोल्ड वॉर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है। इट वॉज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। यह अमेरिका और सोवियत संघ और उनके संबंधित सहयोगियों के बीच का एक प्रतियोगिता थी। तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही चीज है। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स, बिल्कुल आइडियोलॉजिकल वॉर थी। वेस्टर्न एलाइज और ईस्टर्न एलाइज में हम देखते थे कि आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म की और कैपिटलिस्ट की। इट ट्रिगर्ड ऑफ एन आर्म रेस, क्या इसमें आर्म रेस था? यस, इसमें एक तरह से हथियारों की होड़ भी शुरू हुई। कंपटीशन, एक सुपर पावर दूसरे सुपर पावर को दिखाने के लिए कि हम ज्यादा सुपर पावरफुल हैं। इसमें पूरा एक बहुत सारी आर्म्स वगैरह प्रिपरेशन, वेपन्स वगैरह प्रिपेयर किए गए। The US and the USSR were engaged in direct wars. No, देखिए कोल्ड वॉर का मतलब ही यही था कि कभी डायरेक्ट वॉर हुआ ही नहीं, अदरवाइज वो एक हॉट वॉर की तरह कंसिडर किया जाता। सो द यूएस एंड यूएसएसआर वर इंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट वॉर में कभी थे ही नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NIEQ, ओके, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये है NIEO। इसमें से क्या फॉल्स है स्टेटमेंट NIEO को लेकर? सो पहला है गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज,
obtain access to western markets, reduce the cost of technology from the western countries, provide the developed countries with greater role in international economic institution. So आइए पहले हम समझते हैं कि ये NIEU है क्या. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म जो है NIEU का वो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. अब ये न्यू है तो इसमें क्या कुछ ना कुछ नया होगा. सो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर which is an economic and political concept that advocates the needs forces in the conduct of international trade and economic development to redress the economic imbalance between the developed countries and their less developed counterpart. तो ये बच्चों था क्या, ये एक्चुअली में एक लेके आया गया था जहां पे हम देखे अभी यहाँ पे आपने कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था. ये एक तरह से ये इसलिए बनाया गया था कि जो डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो कॉलोनियल से अभी कॉलोनियलिज्म से आजाद हुई हैं, ऐसी कंट्रीज को बहुत ज्यादा एक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी और उनका ये कहना था कि आप ये जो पूरा अलायंसेस वगैरह बना रहे हैं वहीं पे हम लोग को इन सब चीजों के लिए हेल्प भी करिए, हमें ज्यादा एक्सेस के लिए टेक्नोलॉजिकल चाहे एडवांसमेंट हो या कहीं पे सब्सिडी की रिक्वायरमेंट हो तो उसमें इकोनॉमिक तरीके से हेल्प करिए. तो इसलिए ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया गया था ताकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प किया जा सके. सो इसको लेके कौन सी स्टेटमेंट गलत हो सकती है? गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्टेन एक्सेस टू द वेस्टर्न मार्केट्स, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, प्रोवाइड द डेवलप्ड कंट्रीज विथ ए ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऑप्शन सही हो जाएगा बट ये बात गलत हो जाएगी NIEU को लेकर के. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? तो सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर एरा का तो आप देखते हैं यही मेजर क्राइसिस के बारे में डिस्कस किया गया है. आइए समझते हैं. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूबा है, ठीक है. अब मैंने कहा कि सोवियत यूनियन और USA के बीच एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. So Cuba was an ally of the Soviet Union and received diplomatic and financial aid from it. In April 1961, leaders of the USSR were worried that the United States of America would invade communist-ruled Cuba and overthrow its president Fidel Castro. अब क्या हुआ कि आपको पता है कि सोवियत यूनियन जो था वो डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड क्यूबा को प्रोवाइड करता था, लेकिन ऐसा लगा सोवियत यूनियन को कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है, क्योंकि अमेरिका के काफी पास है, वो यहाँ पे इन्वेड करेगा और वहां के प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटा के खुद कब्जा कर लेंगे. तो 1962 में क्या हुआ, द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, उस समय के जो लीडर थे निकिता क्रुश्चेव, इन्होंने एक न्यूक्लियर मिसाइल जो था वो प्लेस कर दिया कहाँ पे, क्यूबा में, और उसको एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया. ये जो क्यूबा वाला रीजन था क्योंकि ये अलाइड थे रसिया के USSR के, तो वहां पे उसको एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया गया. 3 weeks लेटर अमेरिकन्स बिकेम अवेयर ऑफ इट. अमेरिका को बाद में पता चला कि यहाँ तो एक मिसाइल सिस्टम पूरा बनाया जा रहा है USSR द्वारा. तो काफी अमेरिका को टेंशन होने लगी क्योंकि क्यूबा काफी क्लोज है अमेरिका के. So US President John F. Kennedy and his advisors tried to find a solution to avoid full-scale nuclear war. तो डेफिनेटली दो सुपर पावर कंट्रीज हैं और इससे पहले न्यूक्लियर वेपन जो है कितना खतरनाक हो सकता है वो हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक करके अमेरिका देख चुका था. तो उनको लगा कि इससे पहले ये फुल स्केल वॉर हो जाए, क्योंकि काफी क्लोज अगर आप बनाओगे मिलिट्री बेस तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हो दूसरी कंट्री को. बट दे वर डिटरमिन्ड टू गेट खुर्शेव टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा. तो वो नहीं चाहते थे कि कोई वॉर हो, लेकिन वो चाहते थे कि किसी तरह वहां से जो न्यूक्लियर वेपन है वहां से हट जाए. अमेरिका ऐसा चाहता था. कैनेडी ने ऑर्डर किया अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एज ए वे ऑफ वार्निंग द USSR. तो उन्होंने USSR को वार्निंग देने के लिए कि आपने जो ये बिल्ड किया है ये सही नहीं है और हम इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी शिप्स को ऑर्डर किया कि जो भी वॉरशिप अगर आ रही है USSR की तरफ से उन सबको आप इंटरसेप्ट करोगे, यानी उन सबको रोकोगे और कहीं ना कहीं उनके बीच में हमेशा आओगे. तो इससे क्या हुआ कि USSR को ये चीज क्लियर हो गया कि अमेरिका ये चीज पसंद नहीं कर रहा है. अमेरिका को जो मिसाइल सिस्टम वहां पे बनाया जा रहा है उसके बारे में पता चल गया है. पूरी दुनिया इस चीज को लेके नर्वस हो गई कि क्या अब वापस वॉर होगा, क्योंकि सबको पता है वॉर होगा तो बहुत बुरा होगा.
सो क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस वाज ए हाई पॉइंट व्हिच केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। लेकिन फाइनली यूएसएसआर के साथ डील हो गई और उन्होंने यहाँ से जो मिसाइल्स वगैरह थी वो चीज वहां से हटा लिया, एंड देयरफॉर द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज ए हाई पॉइंट व्हिच केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। It refers to the competition, the tensions and a series of confrontation between the United States and Soviet Union। तो इसको बहुत शॉर्ट में मैंने समझा दिया। ऐसे कई बार ऐसे मौके आए जहां पे दोनों वॉरशिप्स आपस में आमने सामने आ गई और ऐसा लगा कि युद्ध हो ही जाएगा, बट वो चीज हुआ नहीं, और इसीलिए ये जो पूरा समय है इसको हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। तो ये कब हुआ था बच्चों? अकॉर्डिंग टू इट अप्रैल 1961 में हुआ था। तो क्वेश्चन यही था कि कब स्टार्ट हुआ था, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं 1960, तो राइट आंसर यहाँ पे आप 62 करेंगे अगर ऑप्शन में 61 नहीं है तो। नेक्स्ट, इन विच कंट्री आर द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी लोकेटेड? अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर वहां पे वेपन एटॉमिक बम छोड़ा गया था, तो किस देश में हिरोशिमा और नागासाकी लोकेटेड हैं? सो आई थिंक आपको लिए बहुत क्लियर, ये बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए। द राइट आंसर इज जापान। चलिए थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो समझ लेते हैं। वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप 2 एटॉमिक बम्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। अगस्त 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 एटॉमिक बम छोड़ दिए थे, तब उसके बाद वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था, क्योंकि कंप्लीट तरीके से एक तरह से देखें तो ये प्लेस खत्म ही हुई थी। एक तरह से ये रीजन पूरा मैप से ही चला जाता। अगर देखा जाए तो हुआ तो ऐसा ही, किसी तरह लाइफ का डिवास्टेशन इसी तरह से देखने को मिला था वहां पे। द बॉम्ब्स ड्रॉप, जो बॉम्ब ड्रॉप हुए थे यूएस के द्वारा हिरोशिमा पे, उसके नाम थे, जैसे कि अगर हम देखें कोड नेम था, एक बॉम्ब जो था उसका नाम था लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पे गिराया गया था, और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया था उसका नाम था फैट मैन। ये आपकी बुक में है, दैट्स वाई ये नेम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेज क्लास। Which one of the following is an agreement signed between the two superpowers starting in the 1960s? इनमें से which one of the following is an agreement signed between the two superpowers? 1960s में दोनों सुपर पावर्स यानी यूएस और यूएसएसआर के बीच इसमें से क्या साइन हुआ था? तो ऑप्शंस आर बर्लिन पैक्ट, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, मॉस्को एग्रीमेंट या वॉर्सो पैक्ट। सो देखिए इसका करेक्ट आंसर है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्यों है करेक्ट आंसर? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी पे देखा गया कि एटॉमिक बम इतना डिवास्टेशन कर सकता है, लाइफ और प्रॉपर्टीज इतने ह्यूज अमाउंट पे नुकसान पहुंचा सकता है, और क्योंकि उस समय कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि किस देश के पास कितने अमाउंट में वेपन्स अवेलेबल हैं, तो दोनों सुपर पावर्स को लग रहा था कि वो दोनों अपना अनलिमिटेड चीजें डेवलप कर सकती हैं, जो कि दुनिया के लिए सही नहीं है। तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये लेके आई लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, और ये सभी देशों के ऊपर लागू हो गया जो देश जुड़े हुए थे इस ऑर्गेनाइजेशन से या अलायंसेस जिनके साथ था वो। सो इसी को हम लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी कहते हैं। सो इसका राइट आंसर है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। सो आई थिंक बच्चों आज के 10 क्वेश्चन जो थे वो आपके इस पूरे कोर्स जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करते हैं। जो आपका प्रीवियस आपका आप देख सकते हैं जो पार्ट 1 है उसके क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले क्लास में मिलते हैं।